स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के मैं 2 चैप्टर्स कवर करवा चुकी हूँ। इससे पहले वाला जो 7th चैप्टर था रोजगार समृद्धि वाला, वो मैं करा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर नहीं देखा है तो देखो, बताओ कैसा लग रहा है। कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है आप मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आधारित संरचना, जिसको इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये वाला पढ़ेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे अभी ग्रुप में हैं व्हाट्सएप के, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक नीचे दे दूंगी। आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस ग्रुप का लिंक शेयर करो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है इस चीज़ को लेके कि हिंदी मीडियम का बिल्कुल भी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा है। तो मैं वही आपको बताऊं कि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ऐसे बच्चे को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के या चैनल से जोड़ के एक हेल्प कर सकता है उस बच्चे की, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम हमें बताए। और हम हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मतलब बताने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए देखिए, आधारित संरचना, जिसको मैं इसको हाँ कर देती हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले परिचय हम ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक टॉपिक है जो कि इस बार आपसे टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा, वो चैप्टर है एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधारित संरचना क्या होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किसी देश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगे, ब्रिज होंगे, कनेक्टिविटी होगी, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, कंपनीज होंगी, उतना हम कह सकते हैं कि इस कंट्री का या इस देश का जो आधारित संरचना है वो उतनी ही स्ट्रांग है, उतनी मजबूत है। जैसे अगर जैसे आप ये जो नीचे फोटो देख रहे हैं, आप देखिए समृद्धि के मार्गों से जोड़ने वाली सड़क, ये एक ऐसी सड़क है जो दो शहरों को आपस में जोड़ती है। मतलब काफ़ी सारे एक अच्छा ब्रिज बना हुआ है जिससे यातायात में सुविधा होती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है। अगर इस तरीके से ये सब किसी देश में है या ये सब किसी शहर में है, तो हम कहते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या इसकी आधारित संरचना बहुत अच्छी है। ये तो रही, मैंने आपको बोलचाल की भाषा में समझा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे आधारित संरचना कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार आदि क्षेत्रों में सहयोगी सेवा उपलब्ध कराते हैं। कैसे सहयोगी सेवा, आप यहाँ देखिए, मैंने आपसे बोला कि कृषि उत्पादन में आधारित संरचना सहयोगी उत्पादक है, उपलब्ध कराता है। कैसे उपलब्ध कराता है, अगर आप एक किसान हैं, आपको एक अच्छे बीज चाहिए, बीजों में देने के लिए अच्छी खाद चाहिए, अच्छी सिंचाई का साधन चाहिए आपको। अगर ये सब अच्छा है तो आप खेती अच्छे से कर पाओगे। तो ये आधारित संरचना क्या हो गया, एक किसान के लिए या एक कृषि उत्पादन के लिए एक सहयोगी साधन हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे थे कि व्यापार के लिए, व्यापार का भी एक सहयोगी साधन है। व्यापार कैसे होता है, व्यापार तब होता है जब आपके पास सामान और आपको मौजूद हो, जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको आसान से आसान तरीके से आपके पास अवेलेबल हो सके। तो वो कैसे होगा, जब आपके पास अच्छी सड़क होगी, क्योंकि उसी सड़क से तो एक जगह से दूसरी जगह सामान आएगा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो कृषि हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो घरेलू उत्पादन हो, उनमें सहयोगिता प्रदान करने के लिए या उनमें सहयोगी सेवा उपलब्ध कराने में आधारित संरचना हमारी मदद करता है। इसके बाद में इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है आधारित संरचना की, अगर हम स्थिति की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको इस पिक्चर में समझ में आ रहा है,
अगर हम हिंदुस्तान की या अपने भारतवर्ष की बात करें तो अभी हमारी आधारित संरचना यानी हमारा स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर हम अमेरिका या बाकी देशों के साथ खुद की तुलना करें, खुद को कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी आधारित संरचना अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। यही सब इसमें बताया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। इसके बाद में हाँ, ये वाला जो टॉपिक है आपका ऊर्जा वाला 8.5, ये इस बार आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत भी नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं पढ़ेंगे हम इस बार। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ये भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य क्या होता है यहाँ पे। स्वास्थ्य का मतलब ना एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ, मतलब जो आप बोलते हैं कि कोई अगर बीमार नहीं है, किसी को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ये स्वस्थ है। लेकिन क्योंकि अब आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वास्थ्य से मतलब या स्वास्थ्य से संबंध यहाँ पर केवल बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि कार्य क्षमता से भी है और उसके दिमागी स्वास्थ्य से भी है। कार्य क्षमता कैसे, एक स्वस्थ शरीर एक बीमार व्यक्ति से ज़्यादा काम कर सकता है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर तरीके से स्वस्थ होता है, उसका मन स्वस्थ होता है, उसका जो ऊपर का बॉडी है वो स्वस्थ होती है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है काम करने की वो भी ज़्यादा होती है। साथ में उसको मानसिक रूप से, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि यह आपकी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है, किसी की सुख समृद्धि का मापदंड है। स्वास्थ्य राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के इतिहास से, ये वाला मैं आपको इसमें ना पढ़ाकर मैं आपको समझा देती हूँ, नीचे शायद आपकी एक टेबल बनी होगी। हाँ देखिए, यहाँ पर एक सारिणी दी गई है, आप इस सारिणी को देखिए अच्छे से जी। ये 2051 का से 2018 तक जो बदलाव आए हैं उनके बारे में है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो 1951 में 2694 2694, ठीक है, अस्पताल थे। अगर 1981 की बात करें तो कितने अस्पतालों की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 6805। 2000 में जो सरकारी अस्पतालों की संख्या थी वो और बढ़ा दी गई, 15,888। 2018 में ये संख्या और बढ़ा दी गई, 25,778। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितना सुधार आ रहा है धीरे धीरे करके भारतवर्ष के सार्वजनिक सुधार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें। इसके बाद सरकारी अस्पताल, दवाखाना और बेड, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें कितने बेड अवेलेबल हैं जिन पर लोगों को भर्ती कराया जा सकता है, तो वो 1951 में कितने थे, 117,000। फिर 1981 में इनकी संख्या बढ़ाकर 504538 कर दी गई। फिर 2000 में 719861 और अभी इसकी संख्या 2018 में 713986। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप देख रहे होंगे इनमें स्टार लगा हुआ है। ये स्टार इसलिए लगता है कि ये जिस दिन तक, मतलब ये एक अभी 2018 निकले हुए टाइम हो गया, आपको पता है 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो ये इसलिए लगाते हैं कि ये टिल डेट तक है, जिस दिन तक इनको गणना की गई है ये उस दिन तक है। आगे इनको और बढ़ाया या कम होगा, या मतलब इनकी चेंजेस आ सकते हैं इनके नंबरों में। उसके बाद दवाखाना यानी जो केमिस्ट शॉप होती है उनकी बात करें तो 1951 में ये 6600 थे, 1981 में ये 16745 हुआ, 2000 में ये 23065 हुआ और 2018 में 27951 हुआ। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र
725, 9,115, 22,842 और 25,743। उपकेंद्र की बात करें अगर हम, ये बच्चों ये नीचे के 2 कॉलम अगर आप चाहें तो लिखें या ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर के कॉलम्स आपको ज़रूर लिखने हैं। सरकारी अस्पतालों की संख्या, कितने बेड अवेलेबल हैं, दवाखाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये आप टेबल बना दीजिएगा। इसके बाद में इस चैप्टर में एक चीज़ और बच जाती है। अब आपको इस टेबल को पढ़ने से या इस सारणी को देखने से आपको पता चला होगा कि कैसे धीरे धीरे करके हर चीज़ में सुधार हुआ है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? भारतवर्ष में इतना कुछ होने के बाद भी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका असमान वितरण है। जैसे कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। इसका बहुत कुछ मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस सब के लिए थोड़ा जिम्मेदार है कि जहाँ का पॉलिटिशियन या जहाँ का नेता आया उसने अपने क्षेत्र में काफ़ी सारे अस्पताल बनवाए और दूसरी जगह पर उतने अस्पताल नहीं हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, स्वास्थ्य केंद्र का असमान वितरण। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो सेव करके तो रख ही लेना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है खराब प्रबंध। देखो जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के केंद्र में। मतलब स्वास्थ्य का जो फील्ड है, जो सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रबंध नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा बेड अवेलेबल्स नहीं है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बेड उतने नहीं हैं, समान वितरण नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उतना अच्छा से ट्रीट नहीं किया जाता। जिन लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बार बार चीज़ों को पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कोई दिक्कत होती है तो सरकारी अस्पतालों में उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो वो एक खराब प्रबंध है। इसके बाद में आप एक लिखेंगे यहाँ पे खराब स्वच्छता। देखिए, किसी भी अस्पताल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो स्वच्छता की होती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल सकते हैं या बहुत सारा मतलब जो एक होता है ना कि अगर किसी को छोटा सा कट लगा है या किसी को और भी कोई समस्या है, साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, वो अभी सरकारी अस्पतालों में नहीं है इतना कुछ होने के बाद भी। तो बहुत सारी जगह तो ये भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन क्योंकि उन डॉक्टर्स के पास केसेस उतने ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उनके पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे और तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक सूची ज़रूर यहाँ पे पढ़ने वाली है ये पूरी सूची। लेकिन इस सूची में आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, चीन, अमेरिका और श्रीलंका नहीं, आप सिर्फ भारत का लिखिएगा। बाकी मैं लेकिन यहाँ पे आपको समझा ज़रूर देती हूँ। देखो अगर हम 2015 और 17 का डेटा है हमारे पास में, मैं आपको सरल शब्दों में इसे समझा देती हूँ। जो पहला वाला दिया हुआ है वो क्या है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सूचक शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जिंदा शिशु 2018 में हर 1000 बच्चों पे 23% हमारा, मेरा मतलब है हर 1000 बच्चों में 23 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है खराब सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है अच्छे प्रबंध ना होने के कारण, अच्छे डॉक्टर्स ना होने के कारण, पूरे सुविधाएं ना होने के कारण बहुत सारी महिलाएं अब अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाती। इन सब की वजह से हर 1000 बच्चों में
23% मतलब जो आंकड़ा है वो 23 का है जो कि बच्चे मर जाते हैं। ये किसी किसी बुक में ये 23 है, किसी किसी में 30 है, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन अब वो कितना हो गया है। अब बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने इसमें सुधार किया है, जो कि अब 6.3 हो गया है, जो कि पहले 30 हुआ करता था। 1000 में से 30 बच्चों की डेथ हो जाती थी, अब वो आंकड़ा 6.3 हो गया है। उसके बाद में 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर प्रति 1000 शिशु। 5 वर्ष के जितने बच्चे, मतलब 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चे जो होते हैं, 1000 बच्चों में 36.6 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, जिसमें अभी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। उसके बाद वैसे इसमें अगर आपसे पूछे जाएंगे तो यही 2 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, लेकिन हम बाकी वाले भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षित परिचारिक द्वारा जन्म। प्रशिक्षित परिचारिका क्या होता है, जो कि पहले से ट्रेन डॉक्टर्स हैं। वो कितने होते थे 2016 के हिसाब से 81.4। इसका मतलब क्या है, अभी भी 19% लोग ऐसे मतलब डॉक्टर्स थे या ऐसी जो नर्सेस थी जो कि है ना, जिनको ज़्यादा जो प्रशिक्षित नहीं थी, जिनके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी, वो भी क्या कर रही थी, इलाज कर रही थी, डिलीवरीज कर रही थी। उसके बाद प्रतिरक्षित शिशु डीपीटी 2018 में 89 और जीडीपी के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी केवल 3.7 है। जेब से बाहर का व्यय, स्वास्थ्य एवं वर्तमान व्यय, ये कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप लास्ट वाला पॉइंट हमारे भारतवर्ष में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा सा वीडियो मतलब अपने दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, 4-5 मिनट का वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मतलब निजीकरण इतना ज़्यादा है कि लोगों को जो जितनी हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सरकारी अस्पताल बहुत ज़्यादा कम है। तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लोग तो उस खर्चे को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी हमारा जो प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, स्वास्थ्य के लिए जो प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगी, मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम समय में पूरा चैप्टर आपको करवाने के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ 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 आपके वो सारे दोस्त जिनको दिक्कत है, हिंदी मीडियम का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उन तक वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।